सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विषय सूची: अशोक वंश, परिवार और जीवन, अशोक शिलालेख, स्तंभ और स्तूप, अशोक मूल्य, प्रभाव और प्रेरणाएं, अशोक गल्प, मिथ और लिजिंद्रिया। अशोक वंश, परिवार और जीवन। जो जीता वही सिकंदर है, जो सिकंदर को जिताया वह सेल्यूकस है, और जो सेल्यूकस को भी जीता वह मौर्य है। ये सिक्के सेल्यूकस के हैं। सेल्यूकस के सिक्कों पर उनका नाम लिखा है, ग्रीक में लिखा है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण सेलिकोय होगा। सेलिकोय का हिंदी रूपांतरण सेल्यूक होगा। ओए शांत रहेगा। सेल्यूकस का वास्तविक नाम सेलेउक ही था। उनके सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं। सेल्यूक से जो सेल्यूकस और बाद में जो सेल्यूकस बना, उसका अंतिम स पुल्लिंग नॉमिनेटिव केस के कारण है। सेल्यूकस का वास्तविक नाम सेलेउक ही था, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण सेलेकोय होगा। सतयुग की अवधारणा क्या है? यही कि तब लोग सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, चोरी डकैती नहीं थी, घर में ताले नहीं लगते थे, लोग ईमानदार थे, आपस में भाईचारे का नाता था, परस्पर झगड़ा झंझट कम था, शांति थी। यदि प्राचीन भारत में ऐसी स्थिति की कोई कमोबेश झलक मिलती है तो वह मौर्य काल में मिलती है। मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं। यदि प्राचीन भारत में सतयुग की कमोबेश परिकल्पना की जा सकती है तो वह मौर्य काल ही होगा। याद कीजिए, भारत का वो स्वर्ण युग, तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी जम्बूद्वीप के हिस्से थे। कोई शरणार्थी नहीं, सभी यहाँ के नागरिक थे। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकारों ने विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल किया है, यह मानकर कि यह काफी प्राचीन है और इसलिए इसका सबूत भी मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में कैकिल राजाओं 4, 54, 55 का वर्णन है और इन कैकिल राजाओं ने आंध्र प्रदेश पर 500 ईसा से 900 ईसा तक राज्य किया था। जाहिर है कि विष्णु पुराण की टीका मौर्य राजाओं के सैकड़ों साल बाद की लिखी किताब है और इतिहासकारों को इसका इस्तेमाल इसी रूप में करना चाहिए। अतः मौर्य वंशी शासन व्यवस्था और इतिहास के लेखन में जिन अनेक पुराणों का इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं, उनकी काल प्रामाणिकता संदिग्ध है और ऐसी सामग्री इतिहास को खतरे में डालती है। वाराह पुराण और स्कंद पुराण में रामानुजाचार्य का उल्लेख है, जबकि रामानुजाचार्य 11वीं सदी में थे। भविष्य पुराण में तो मुगल काल क्या, अंग्रेजों के काल तक वर्णन है। विक्टोरिया का इतिहास भी इसमें दर्ज है। झूठ है कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मुरा नामक दासी से हुई थी। मौर्य का संस्कृत रूप मौर्य है। पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मुरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। मुरा नामक दासी की कहानी मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए बाद में गढ़ी गई है। मौर्य वास्तविक है और मौर्य कृत्रिम है, वरना गया में आज भी फल्गु तट पर मौर्य घाट तथा कैमूर में बसहा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्य नाम से नहीं जानी जाती। मौर्य गण को टोटेम था मोर, पक्षी। मोर न तो आर्यों का है न द्रविड़ों का, मोर ऑस्ट्रिकों का है। मोर की जड़ आर्य द्रविड़ भाषाओं में नहीं मिलेगी, इसकी जड़ ऑस्ट्रिकों की भाषाओं में मिलेगी। संताली, मुंडारी, हो, मोन, शबर, मलय आदि ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं। ये भाषाएं हजारों हजार मील की दूरी पर है, अचूक एकता है इनमें, मगर आसपास की सटी भाषाओं से एकदम बेखबर। देखिए एकता का सूत्र इन्हें कैसे बांधता है। मोर को संताली में माराक, मुंडारी में मराह, हो में मरह, मोन में मराक, शबर में मर, मलय में मेर आदि कहा जाता है। मौर्य गण का नस्ल सिद्धांत यही से प्रतिपादित होगा। मौर्यों का जमाना था, भारत और यूनान के बीच आवाजाही थी, तब ग्रीक और प्राकृत शब्दों का मेलजोल भी था। ग्रीक में एक शब्द एंड्रोदमस का प्रचलन है। एंड्रोदमस में 2 शब्दों का मेलजोल है। एंड्रो ग्रीक का और दमस प्राकृत का शब्द है। ग्रीक में एंड्रो का अर्थ पुरुष और प्राकृत में दमस का अर्थ जीतने वाला होता है। एंड्रोदमस का अर्थ जीतने वाला पुरुष हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो
एंड्रोकोटस क्यों कहा जाता है? एंड्रोकोटस में दो शब्दों का मेलजोल है। एंड्रो ग्रीक का और कोटस प्राकृत का शब्द है। ग्रीक में एंड्रो का अर्थ पुरुष तथा प्राकृत में कोटस का अर्थ किले वाला होता है। एंड्रोकोटस का अर्थ किले वाला पुरुष हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने किला पुरुष यूं ही नहीं कहा है। पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसा कि पक्षी भी पर नहीं मार सके। किलेबंदी को देखकर मेगास्थनीज चकित थे। मेगास्थनीज ने लिखा कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि नगर के चारों ओर मोटी लकड़ी की दीवार थी। दीवार के बीच बीच में मोर्चे बने थे और चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई थी। दीवार में 64 दरवाजे तथा 570 बुर्ज थे। पढ़ा है कि गुप्त साम्राज्य की हुकूमत पाटलिपुत्र से चलती थी। गुप्त काल में ही फाहियान भारत आए, वे पाटलिपुत्र गए। आश्चर्य की फाहियान को पाटलिपुत्र में गुप्त राजाओं का कोई राजप्रासाद नहीं दिखाई पड़ा। कोई गुप्त राजा भी नहीं मिले। उल्टे फाहियान ने पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के भव्य राजप्रासाद का अवलोकन किए। तारीफ में लिखे कि इतना सुंदर इस लोक के लोग नहीं बना सकते। आश्चर्य की कोई 500 साल बाद भी वह राजप्रासाद जस का तस खड़ा था।